नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त खासतौर से पश्चिम एशिया की, जहां एक बार फिर से अगर देखा जाए तो स्थिति जो है बिल्कुल युद्ध वाली नजर आ रही है। देश जो है युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच टकराव से पूरे क्षेत्र में तनाव बरकरार है। हवाई हमले, मिसाइलें और ड्रोन की आवाजों के बीच चीख पुकार, हर जगह धुआं धुआं और बार बार बजते सायरन का सिलसिला लगातार जारी है। 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या बड़े क्षेत्रीय युद्ध की एक आहट जो है वो अब यहां सुनाई दे रही है। पश्चिम एशिया का ये घमासान अब वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिए क्या एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। क्या कुछ हुआ अभी तक, देंगे आपको सारी जानकारी इस विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारी इस विशेष कार्यक्रम की। जी हाँ, पश्चिम एशिया के घमासान की अगर बात की जाए, आज क्या कुछ खास रहा है अभी तक, ये आपको सारी स्थिति जो है उसकी जानकारी अब हम यहाँ देंगे। कैसे क्या कुछ शुरुआत हुई और फिलहाल तक अभी तक अगर बात की जाए क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से अगर देखा जाए, जिस तरीके से हमने देखा ईरान पर एक बड़ा सैन्य जो हमला है वो किया जाता है, और इसके बाद लगातार हमने देखा कि इस तरीके से जो ईरान के अलग अलग शहर हैं, और ट्रंप ने जो उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ईरानी जनता से नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया, और उसके साथ साथ बताया भी कि ईरान की आज़ादी जो है वो इस ऑपरेशन का लक्ष्य है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने आया, और खासतौर से कहाँ जो हमला हुआ उनकी अगर हम बात करें, यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान की अगर जब हम बात करें करीब 8 जगहों पर जो हमला किया, और उसमें खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी बात की गई, रणनीतिक ठिकाने हैं उनकी बात की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसराइल की, नेतन्याहू हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के पास अपना भविष्य तय करने का एक मौका है। ये जो स्थिति अब बनी हुई है और लगातार जो तनाव बढ़ा है, उस बीच अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और खासतौर से अगर देखा जाए 8 महीनों में 2 बार ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य बल का जो उपयोग है वो यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से किया गया है दूसरी बार, और ये एक बड़ा सैन्य हमला जो है माना जा रहा है। बढ़ते तनाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो विवाद है लगातार बढ़ता गया, और उसी वजह से आज जो स्थिति है वो सबके सामने है। क्या स्थिति जो है वो बन चुकी है। ईरान ने जवाबी हमले किए, और खासतौर से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन जो है वो लगातार दागे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जब जवाबी कार्रवाई यहाँ पर हुई है खासतौर से ईरान के द्वारा। और इसमें देखिए कहाँ कौन से ऐसे और भी जो देश हैं जहाँ पर जिनको ठिकाना बनाया गया, तमाम वो शहरों की अगर बात की जाए, बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी यहाँ पर ईरान ने अपना निशाना बनाया। ना सिर्फ ये शहर बल्कि खासतौर से अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहाँ पर हैं वहाँ पर लगातार ये जो हमले हैं वो किए गए। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ना सिर्फ इन जगहों पर बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, खासतौर से कतर, कुवैत और यूएई सहित पश्चिम एशिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हवाई क्षेत्र जो है यानी एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, पाबंदी उस पर लग चुकी है। और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं, यमन में हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर हमले फिर शुरू करने की बात भी कही है। यानी एक तरफ ईरान और उसके साथ साथ जो समर्थन मिल रहा है यमन की तरफ से जो हुती विद्रोही हैं, उन्होंने भी समुद्री मार्गों से भी इस बात की यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखी है कि इसराइल पर लगातार इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। तो ये तो स्थिति आपने जानी। क्या कुछ खास अभी तक हुआ है, और इन हमलों में हमने देखा किस तरीके से न जाने कितने ही लोग जो हैं वो घायल हुए हैं जिनको निशाना बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए, ईरान में इसराइल और अमेरिका ने जो हमले किए, जो एयर स्ट्राइक की, वो कहाँ हुई है ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से यहाँ नजर आती है जब हम ईरान की बात कर रहे हैं। और ये वो अलग अलग 8 जगह अभी तक अगर देखी जाए, आबिज, गारंजा, तेहरान, जो हमने देखा किस तरीके से धुआं जो है तेहरान में ज़्यादा नजर आया था। और उसके साथ साथ जो दूसरे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो हमले किए गए, उसमें खासतौर से खोरमाबाद की बात की जाए, देशमुख की हम बात करें, इस्फान की बात करें, बूशहर, और ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर हमने देखा अमेरिका और इजराइल ने लगातार जो हमले किए थे। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि ईरान ने भी यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद तमाम ना सिर्फ जहां पर अलग अलग देशों की हम बात कर रहे हैं, 8 देश जिनका नाम अभी तक सामने आया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां पर कहीं ना कहीं निशाना जो है बनाया गया। और किस तरीके से वो क्षेत्र थे वो भी आपको बताते हैं। जो इराक का यहाँ पर जवाबी हमला है, यानी इसमें अगर हम बात करें ना सिर्फ इजराइल, जॉर्डन, बल्कि इराक जहाँ पर अल हरीर एयरबेस है अमेरिका का, कुवैत की बात करें जाए अल सलेम एयरबेस है यहाँ पर, बहरीन, कतर, अल उदीद एयरबेस यहाँ पर है, यूए की अगर बात की जाए यहाँ भी जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना है उसको निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ खासतौर से अगर बात की जाए इन देशों के अलावा
जब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो निशाने बने हैं उसमें सऊदी अरब भी है। अलग अलग शहरों से लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आज दिन भर हमें देखने को मिली हैं, कैसे अलग अलग देशों के जो शहर हैं उनको निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो हैं वो भी मौजूद हैं। इराक, कुवैत की बात की जाए, कतर की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, यहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, यानी उन पर भी हमला हुआ। और यहाँ माना जा रहा है कि जो बड़ा नुकसान है वो ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन किस तरीके से अगर देखा जाए इस वक्त तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो पश्चिमी एशिया से निकलती हुई नजर आ रही हैं, जो घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान के बीच अगर देखा जाए कई बड़ी खबरें अभी तक निकल कर आई हैं। उनमें खासतौर से ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर हमला हमने देखा है, ना मिसाइलों की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, तमाम हमले हुए। लेकिन इस बीच वॉर ब्रेकिंग जो है वो आपको बताते हैं क्या कुछ रही है। यानी इस हमले की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास अपडेट अभी तक जो है वो निकलकर सामने आई है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें खासतौर से हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत, ये न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है। और साथ ही हमले का टॉप कमांडर भी मारा गया, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया। और इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से जो दावा किया गया उसमें यह कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह किया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो जानकारी मिली है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, जिसने दावा किया था कि ना सिर्फ जो रक्षा मंत्री बल्कि हमले का जो टॉप कमांडर है वो भी ढेर हुआ है, मारा गया है। साथ ही साथ इजराइल का ये दावा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से। हालांकि एक और जो बड़ी खबर आई वो है आयतुल्लाह अली खamenei सुरक्षित और जीवित हैं। जी हां, क्योंकि इस तरह के सवाल निकल कर आ रहे थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जिन्होंने ये बड़ा बयान यहां पर दिया है कि किस तरीके से खamenei जो हैं वो जीवित और सुरक्षित हैं। सुप्रीम लीडर समेत सभी शीर्ष अधिकारी सुरक्षित हैं, ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री का। साथ ही साथ अगर आपको बता दें ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वह तनाव कम करने और बातचीत के लिए तैयार है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है किस तरीके से ईरान ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के लिए तैयारी जो है वो यहाँ संकेत नजर आ रहे हैं। अब्बास अरागची की अगर बात की जाए, विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है अगर अमेरिका बातचीत चाहता है तो रास्ता खुला हुआ है। और उसके साथ साथ जो जानकारी दी गई खamenei की वो सुरक्षित और जीवित है, क्योंकि जिस तरीके से हमले किए गए, जिस तरीके से सैन्य ठिकानों उनको हमला किया गया। लेकिन इस बीच यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री को ये बयान देना पड़ा सामने आकर कि खamenei जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जीवित हैं और उसके साथ साथ सुप्रीम लीडर समेत शीर्ष अधिकारी भी सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब ईरान ने संकेत भी दे दिया है कि तनाव कम करने और बातचीत के लिए वो तैयार है। अमेरिका के सामने अगर बातचीत अगर अमेरिका चाहता है तो रास्ता खुला है। ये विदेश मंत्री का कहना है कि किस तरीके से अभी एक रास्ता जो है वो खुला हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो जानकारी है वो यहाँ साझा की है कि किस तरीके से अगर देखा जाए अब जो मध्यस्थता का रास्ता है, क्या बातचीत का जो रास्ता है वो यहाँ अपनाते हुए नजर आएंगे या नहीं। और इससे पहले आपको बता दें खासतौर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि भी की। अमेरिका द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए हमने देखा किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन से आने वाले खतरे को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान और उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के बारे में चेतावनी दी है और ये अभियान उन चिंताओं का एक जवाब है। अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन से आने वाले खतरे को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। ईरानी शासन जिसकी गतिविधियां अमेरिका और उसके सैनिकों, विदेशों में उसके ठिकानों और उसके सहयोगियों के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया है, जिसे इजराइल एक गंभीर खतरा मानता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के बारे में चेतावनी दी है। यह अभियान उन चिंताओं का जवाब है। और इसके साथ ही आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु अभियानों पर बात करते हुए कहा कि ईरान के प्रॉक्सी हमास ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 46 अमेरिकी भी शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को आतंकवाद पर नंबर 1 प्रायोजक बताते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति ये रही है कि इस आतंकवादी शासन को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। ईरान के प्रॉक्सी हमास ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया,
जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिसमें 46 अमेरिकी भी शामिल थे और हमारे 12 नागरिकों को बंधक भी बनाया गया। यह बहुत ही भयानक था, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान आतंकवाद का दुनिया का नंबर 1 प्रायोजक है और हाल ही में उसने अपने ही नागरिकों को सड़कों पर मार डाला जब वे विरोध कर रहे थे। अमेरिका की नीति, विशेष रूप से मेरी सरकार की नीति, यह रही है कि इस आतंकवादी शासन को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, उन्हें कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. तो ट्रंप का सीधे तौर पर यह कहना कि कभी भी परमाणु हथियार उनको नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अन्य सैन्य बलों को चेतावनी भी उन्होंने दी कि वे अपने हथियार छोड़ दें और पूर्ण माफी का लाभ उठाएं, अन्यथा उन्हें निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी कर्मियों के लिए खतरे को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मेरा प्रशासन इस क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों के लिए जोखिम को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, लेकिन हम यह सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं कर रहे, हम यह भविष्य के लिए कर रहे हैं। यह एक महान मिशन है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र बलों और सभी पुलिसकर्मियों से मैं कहता हूं कि आप अपने हथियार छोड़ दें, पूर्ण माफी का लाभ उठाएं, अन्यथा आपको निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। तो आप हथियार छोड़ दें, आपको पूरी माफी के साथ न्याय0मिलेगा या आपको निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। और वहीं ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा और निर्णायक बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान से पैदा हुए अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने ईरान के मौजूदा शासन को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि इस शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। और साथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस कार्रवाई में समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद भी दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई न सिर्फ इजरायल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे ईरान की जनता को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अवसर मिलेगा। साथ ही नेतन्याहू ने इजरायल के नागरिकों से अपील की कि वे सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि इजरायल इस बार निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो संकेत हैं वो ईरान की तरफ से बातचीत के भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता देंगे लगातार इस तरह की तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो यहाँ सामने आ रही हैं। किस तरीके से अगर बात की जाए, ना सिर्फ लगातार जो हमले किए गए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो बातचीत का संकेत है वो यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में हमने देखा था किस तरीके से चाबहार पोर्ट की अगर बात की जाए वहाँ भी धमाके की जो पुष्टि है वो हुई थी। इसके अलावा और जगह की जो तस्वीरें हैं वो हमने यहाँ पर देखी थी, किस तरीके से महत्वपूर्ण जो स्थिति थी वो बनती हुई नज़र आई थी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए, लगातार हमने देखा दिन भर किस तरीके की स्थिति चल रही थी, लेकिन अब फिलहाल कहीं ना कहीं क्या वाकई एक बातचीत का जो संकेत है वो ईरान की तरफ से नजर आया या वही स्थिति है? लगातार जो अलग अलग जगहों पर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मुकुल, इस समय तो बातचीत क्या संकेत नहीं आ रहे। पूरी तरह से ये युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया के इलाके में। और इस वक्त की बात करें तो जो सबसे ताजा खबर है वो यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक ईरानी ड्रोन वहां पर पहुंचा है और ड्रोन ने वहां पर हमला किया है। कुछ लोग वहां पर घायल हुए हैं। तो पूरी तरह से ये युद्ध चल रहा है और ईरान के 32 में से 20 प्रांतों पे जो इजराइल और अमेरिका का कोऑर्डिनेटेड हमला है वो विभिन्न शहरों में लगातार वहां पर चल रहा है। और जैसा कि हम लगातार सवेरे से बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के जो कोऑर्डिनेटेड अटैक हैं उसमें जो खामनेई सत्ता के शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष मंत्री हैं और साथ ही साथ IRGC और ईरानी सेना के जो शीर्ष अधिकारी और संस्थान हैं वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं। जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स हैं वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं। जहां एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं।
और लगातार ये हमले हो रहे हैं। और ईरान की ओर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि एक जगह पर एक स्कूल पर हमला हुआ है जिसमें जी, काफी कैजुअलिटी वहां पर हुई है, ये ईरान की ओर से बताया जा रहा है। और बदले में ईरान ने जो इलाके के सभी देश हैं जहां जहां अमेरिका के बेसिस है वहां पर ईरान लगातार हमला कर रहा है, चाहे हम यूएई की बात करें, हम सीरिया की बात करें, या उसके अलावा कुवैत की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें। इन सभी जगहों पर लगातार ईरान अपनी मिसाइलें वो दाग रहा है और इन जगहों पर लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट वहां पर किया जा रहा है। कुछ जगहों पे जहां पर मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं वो वहां पर गिर भी रही हैं, और कुछ जगहों पे कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो कुल मिलाकर अभी पूरा युद्ध चल रहा है इस पूरे इलाके में, जहां एक और अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। साथ ही साथ ईरान इन विभिन्न देशों पर जो ईरान के आसपास हैं, खाड़ी के देश हैं, और जिसमें अब अधिकतर देशों की हम बात करें, कतार की बात करें, यूएई की बात करें, कुवैत की बात करें, उसके अलावा जॉर्डन की हम बात करें, सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, हर जगह पर जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर ईरान हमले कर रहा है। तो पूरी तरह से ये युद्ध चल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की कोशिश ये है कि जैसे पिछले बार हमने देखा था कि अमेरिका और इजराइल की ओर से जो परमाणु संस्थान थे ईरान के उन पर हमला किया गया था, लेकिन इस बार परमाणु संस्थानों पर कम हमला किया जा रहा है, बल्कि जो मिसाइल कैपेबिलिटी है ईरान की उस जी। पर हमला किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ईरान की इस मिसाइल कैपेबिलिटी को किसी तरह से खत्म किया जाए। पूरी युद्ध की जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और बिल्कुल। वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक होनी है कुछ देर में, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और दुनिया के विभिन्न ब्लॉक से, चाहे यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, रूस की बात करें, और दूसरे जो देश हैं वहां से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ देश ईरान के पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ देश अमेरिका और इजराइल के पक्ष में प्रतिक्रिया दे जी। रहे हैं, और भारत से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत की ओर से कहा गया है कि बातचीत और डिप्लोमेसी से इस पूरे मामले को हल किया जाए। भारत ने चिंता जताई है जिस तरह से ये मामला पूरी तरह से अभी पूरे गल्फ के इलाके में एस्केलेट हो चुका है। मुकुल। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर चंद्रशेखर, और लगातार इस बीच जो ब्रेकिंग है वो हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, किस तरीके से अगर देखा जाए जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच ईरान के चबाहर पोर शहर में जोरदार धमाके की जो खबर है वो भी यहाँ सामने आई है। आपको बता दें, राज्य मीडिया ने विस्फोट की पुष्टि भी की है। लगातार आपको बता रहे हैं पल पल की जो अपडेट्स हैं, क्या कुछ खास जो घटनाक्रम यहाँ नजर आ रहा है। दरअसल इराक के एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी जो रॉकेट है इंटरसेप्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, लेकिन आईडीएफ का ये बड़ा ऑपरेशन ईरान के कई ठिकानों पर जो व्यापक हमला है वो यहाँ होता हुआ नजर आया है। ईरान के चबाहर पोर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जोरदार धमाका हुआ था, और उसी की जो पुष्टि है वो भी यहाँ पर की गई। लेकिन अब फिलहाल अगर देखा जाए लगातार जो स्थिति बनी हुई है, क्या माना जाए इसको लेकर, क्या वाकई जो बातचीत है वो यहाँ कुछ देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमाम जो कवायद हैं वो चल रही है। वहीं सऊदी अरब ने, आपको बता दें, इस बात की पुष्टि की है। दरअसल रियाद और पूर्वी प्रांत को ईरान ने निशाना बनाया है। लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं जो खास तौर से वॉर अपडेट अगर देखा जाए, किस तरीके से ना सिर्फ सऊदी ने हम लोग को नाकाम किया बल्कि जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो कैसे एकजुटता जो है वो भी यहाँ नजर आ रही है। सऊदी अरब ने ना सिर्फ पुष्टि की बल्कि जवाबी कार्रवाई की बात भी कही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें ईरान ने रियाद और पूर्वी प्रांत को निशाना बनाया था, जिस तरीके से जो हमले किए गए उसको लेकर जवाबी कार्रवाई की बात की है सऊदी अरब ने, और खासतौर से ना सिर्फ उन हमलों को नाकाम किया बल्कि अब जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी यहाँ पर दी है। साथ ही यूएई के साथ भी जो बातचीत है वो यहाँ पर की गई है। तो लगातार आपको अपडेट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कुछ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है पश्चिमी एशिया के इस घमासान से निकलती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर देखा जाए पूरे विश्व की निगाहें यहाँ अपडेट पर, क्या कुछ खास लगातार यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस तरह की तमाम जो खबरें हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, जो पुष्टि है वो यहाँ की गई है। और आपको बता दें हमारे साथ एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी भी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एम्बेसडर दिलीप, आपसे मैं समझना चाहूँगा जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया में घमासान है, लेकिन पूरा जो विश्व एक हलचल जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस वजह से। हाँ, आपकी जो स्थिति है विश्व की, उसमें स्थिति ये है कि दो जगहों पे बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक तो यूक्रेन लड़ाई चल रही है पिछले 4 वर्षों से, और अब यहाँ पर पहले तो ये जो लड़ाई पहले सीमित थी गाजा के में, अब ये फैल कर पूरी खाड़ी में फैल गई है।
तो इस लड़ाई का परिणाम इस इलाके के लिए बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है, इस इलाके का सबसे बड़ा देश है और उसकी मारक क्षमता बहुत है। इसराइल और अमेरिका दोनों पूरा जोर लगा चुके हैं इसके ऊपर, इस लड़ाई में। और साथ साथ ईरान की जो नीति रही है, उससे लगता है कि ईरान अपने आप को और आइसोलेट कर रहा है, अपने आप को और एक अकेला को बना रहा है, जी। क्योंकि उसने जिस प्रकार कई अरब देशों पर आक्रमण किया है, तो अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही नकारात्मक रही है ईरान के लिए। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सबने ईरान की निंदा की है। तो इससे एक ये आसार नजर आता है कि शायद ईरान कुछ दिनों में आइसोलेट इतना हो जाएगा कि उसकी जो क्षमता है, जैसे ही उसकी मिसाइल मारने की क्षमता कम होती है जी। इसराइल और अमेरिका के आक्रमण के बाद, तो ईरान की क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी लड़ाई आगे बढ़ाने की। जी। और रामेश्वर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या इसी तरह की जो रणनीति है वो अपनाई जाएगी या कुछ और बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल सकता है इस घमासान के बीच? देखिए, जिस प्रकार के वेपन एंड इक्विपमेंट अमेरिका ने यहाँ पे लगाए हुए हैं ईरान के चारों तरफ, अरब सागर के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर जी उनके युद्ध पोत है। बिल्कुल रामेश्वर और यादव जी, साथ आपको के रोकना साथ चाहूंगा। जितने एक भी और जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों के साथ हम यहाँ साझा कर लें कि किस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो बनती जा रही है, लेकिन खासतौर से पश्चिम एशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस ने खाड़ी देशों और जॉर्डन के नेताओं से बातचीत की है कि कैसे एकजुटता जो है वो यहाँ दिखाई गई है और खासतौर से क्षेत्रीय सैन्य और राजनीतिक मोर्चेबंदी जो है वो भी तेज होती हुई नजर आएगी। ये जो बातचीत है कई मायनों में अहम है और उसी वजह से लगातार अगर देखा जाए जो दायरा है, जो कहीं ना कहीं ईरान ने जिस तरीके से हमले किए करीब 8 देशों पर, उस वजह से हम देख पा रहे हैं जो बातचीत है वो चल रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने खाड़ी देशों और जॉर्डन के नेताओं से ये बातचीत की है और खासतौर से क्षेत्रीय सैन्य और राजनीतिक मोर्चाबंदी जो है वो तेज होती हुई यहाँ नजर आएगी। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जो घमासान है, किस तरीके से फिलहाल अब जो संघर्ष है, जो युद्ध है वो कैसे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो दायरा है उसका। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस की अगर हम बात करें, उन्होंने खाड़ी देशों और जॉर्डन के नेताओं से बातचीत की है। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने खाड़ी देश और जॉर्डन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे ये बात की, ना सिर्फ मोर्चेबंदी जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी और उसी वजह से अगर देखा जाए अब दायरा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से रामेश्वर जी, आप जिस तरह का जिक्र कर रहे थे कि जो रणनीति है क्या वो अपनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो वाकई घेराबंदी जो है वो करीब देखने को मिल रही है। देखिए, घेराबंदी जरूर की गई है, लेकिन जो भी हथियार इस्तेमाल किए हुए हैं वो ड्रोन से, मिसाइल से, एयर पावर है, एयरक्राफ्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी उनकी सीमाएं हैं और यूएस और इजराइल दोनों की सीमाएं ईरान से नहीं मिलती हैं। तो उनके पास जो अभी हथियार है वो उन्होंने बाय एरियल बम्बार्डमेंट है। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एयर पावर कैन शेप द बैटलफील्ड, लेकिन एयर पावर से युद्ध नहीं जीता जा सकता। जी। आप कितनी ही तबाही कर लें। प्रेसिडेंट ट्रम्प का आपने भाषण दिखाया था, उन्होंने बोला हम सबको मार देंगे, सारी उनकी जो सेना है उनको ध्वस्त कर देंगे। वो नहीं हो पाएगा एयर पावर से। एयर पावर से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए, पूरा लंदन तबाह हो गया था, पेरिस तबाह हो गया था, बर्लिन तबाह हो गया था, वो फिर से वो खड़े हो गए हैं। इसके अलावा ये जो लड़ाई की जो बातचीत थी अभी से महीने, 1.5 महीने पहले से शुरू हुई थी। इस दौरान के अंदर साथ के साथ पिछले जून के अंदर भी इसी प्रकार का हमला हुआ था, एरियल अटैक्स हुए थे ईरान के ऊपर। उस टाइम क्या था, उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था। और इस बार जो है उन्होंने ईरान के सैनिक ठिकाने जो है वो है, और साथ में जो उनकी लीडरशिप है, जहां पे वो रहते हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज जो है, उनका जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, उनके ऊपर हमले करे। तो एक थोड़ा सा बदलाव है इसके अंदर, लेकिन मेरा मानना ये है, और ये इनका जो मेन मुद्दा है रेजिम चेंज का है। रेजिम चेंज तभी हो सकती है जबकि या तो देश के अंदर इंटरनल इतनी तकड़ी रेवोल्यूशन हो ताकि पूरा तख्ता पलट हो जाए, जिस प्रकार से 1979 में हुआ था। करेक्ट? उस प्रकार की सिचुएशन मैं तो नहीं देखता हूं इसके अंदर।
दूसरा तरीका ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड पूरा हमला किया जाए बाकायदा टैंकों से, इन्फेंट्री से और बाकी पूरी सैन्य साज समाज के अंदर। यहाँ पर तो सिर्फ एयर पावर है, एयर पावर के अलावा और कोई बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई सवाल ही नहीं है। और हो भी जाता है तो ईरान इतना बड़ा देश है, साथ में उनकी जो टेरेन है वो माउंटेनस टेरेन है उनके बॉर्डर एरिया के अंदर, इसके अंदर हमला करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, यानी खास रणनीति जो है कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता जाहिर तौर पर यहाँ पर रहेगी और उसी वजह से लगातार इस प्रमाइस पे है शायद कि थोड़ी इतनी बर्बादी देखने के बाद शायद ईरान अपना इरादा बदल दे। लेकिन साथ के साथ ये है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। बिल्कुल, उसी वजह से शायद इस तरह का जो बयान है सामने आया है। और खासतौर से चंद्रशेखर आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब विदेश मंत्री ईरान के ये कहते हैं कि खामनेई जीवित और सुरक्षित हैं, तो ये अपने आप में क्या एक संदेश जो है वो देने की कोशिश यहाँ की गई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों के साथ हम यहाँ साझा कर लेते हैं। और क्या कुछ खास बड़ी खबर जो है वो यहाँ निकल कर आ रही है, आपको बता दें खासतौर से यूएनएससी की अगर बात की जाए तो उसकी आपात बैठक जो है बुलाई गई है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की जो बैठक है बुलाई गई है। और खासतौर से इमरजेंसी सेशन जो है वो इसके लिए बुलाया गया है। जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, बैठक में खासतौर से मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते सैन्य टकराव पर जो चर्चा है वो यहाँ की जाएगी। फ्रांस और बहरीन ने इस आपात बैठक की मांग की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये भी खासतौर से अगर देखा जाए यूएन सुरक्षा परिषद जिसकी बैठक बुलाई गई, मिडिल ईस्ट संकट अब वैश्विक सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो है बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। दुनिया की नजरें अब कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद की जो बैठक है उस पर भी यहाँ पर टिकी हुई हमें नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी और ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कई ऐसे देश जो कि लगातार इस बात के पक्ष में थे कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और उसी वजह से आप बता दें यहाँ पर यूएन सुरक्षा परिषद का जो इमरजेंसी सेशन है वो बुलाया गया है। और बैठक में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया की जब बात कर रहे हैं इन तमाम देशों की जो बिगड़ती स्थिति है और बढ़ते सैन्य टकराव पर जाहिर तौर पर चर्चा की जाएगी। फ्रांस और बहरीन ने इस आपात बैठक की मांग की थी और उसी वजह से फिलहाल जो बैठक है वो यहाँ पर की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या माना जाए, जिस बैठक की मांग की जा रही थी, आपातकालीन सेशन जो है, अब उसकी बात यहाँ सामने निकल कर आई है, क्या इसी से किसी तरह का जो रास्ता है वो निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बहुत मुश्किल है जो यूएनएससी की बैठक है इससे कोई रास्ता निकल के आए, क्योंकि हाल के वक्त में हमने देखे हैं कि कई सारे कॉन्फ्लिक्ट, चाहे हम गाजा की बात करें या रूस यूक्रेन की बात करें, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उसके बाद एक यूएनएससी की बैठक बुलाई जाती है किसी पक्ष की ओर से, किसी देश की ओर से, और वहां पर कंडमनेशन होते हैं और एक यूएनएससी अपना एक विचार प्रकट कर देता है। लेकिन इस यूएनएससी की बैठक से यहाँ पर कोई मामला डीएस्केलेट होगा ये कहना काफी मुश्किल है। और जो आपका एक महत्वपूर्ण सवाल था कि किस तरह से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनको सामने आकर कहना पड़ा कि खामनेई जिंदा हैं, स्वस्थ हैं। दरअसल क्या है कि ईरान जो अमेरिका ने अभी ये अमेरिका और इजराइल की ओर से कोऑर्डिनेटेड अटैक किए गए हैं, ये काफी लंबे समय से प्लान किए गए हैं। दरअसल ये क्या है कि ईरान इस वक्त पे सबसे कमजोर स्थिति में है। ईरान के जो आसपास के जो दोस्त थे, जिसमें सीरिया के बशर अल असद की हम बात करें, उनकी सत्ता जा चुकी है। उसके अलावा हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो चुका है, हूती के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हमास को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उसकी लीडरशिप खत्म कर दी गई है। तो ईरान के जो आसपास के उसके दोस्त थे वो भी इस वक्त नहीं है। रूस की हम बात करें, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। उसके अलावा चीन की हम बात करें तो चीन का पूरा जो ध्यान है वो ट्रेड में ज्यादा है, बिजनेस में ज्यादा है। चीन ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बेस्ट समय अमेरिका और इजराइल को लगता है कि उनके लिए है कि वो ईरान के ऊपर हमले करें, क्योंकि ईरान में हाल में हमने देखा था कि भारी संख्या में वहां पर प्रदर्शन हुए थे, हजारों लोग वहां पर मारे गए थे। और अभी इसी हफ्ते फिर वो प्रदर्शन शुरू हो गए। चाहे हम तेहरान यूनिवर्सिटी की बात करें या तेहरान में एक महिलाओं की यूनिवर्सिटी है, अल ज़हरा यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा जो अन्य वहां पर विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू होने लग गए हैं। तो ऐसे में सूचना, क्योंकि जब युद्ध है तो वहां पर इंफॉर्मेशन वॉर काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं से खबर आ रही है कि ईरान के रक्षा मंत्री को मार दिया, और कहीं से खबर आ रही है कि जो खामनेई हैं उनके ऊपर हमला हो गया।
एक खबर ये भी आ रही है कि जो अली शमखानी है, जो बिल्कुल काफी नजदीकी हैं खामनेई के और कभी IRGC के कमांडर थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। पिछले बार भी हमला हुआ था उनके ऊपर और डेवरी से उनको निकाल कर लाया गया था। तो अभी भी ये खबर आ रही है कि शायद उनके ऊपर हमला हुआ है। उनकी स्थिति क्या है, कहाँ है, कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे में ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ये इंफॉर्मेशन वॉर है इसका भी जवाब दे। अगर ये इस तरह की खबरें आएंगी कि खामनेई के ऊपर हमला हो गया, खामनेई मारे गए हैं, तो जो ईरान के अंदर में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ताकत मिलेगी और अमेरिका और इजराइल इस वक्त बिल्कुल। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति और लगातार बनती जा रही है चंद्रशेखर, अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं और इस बीच जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो इस वॉर से लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, तो यहाँ ईरान से आए कई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया है। कहना IDF का लगातार, आप बता दें IDF ने ड्रोन समेत कई हवाई खतरों को सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया। अपने आप में काफ़ी खासतौर से अगर देखा जाए शक्तिशाली अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है, हालांकि वो जारी है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए IDF का जो बयान वो सामने आया, किस तरीके से ईरान से आए कई हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनको सीमा में नहीं घुसने दिया गया, पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, मार गिराया गया। कई हवाई खतरे हमने देखा किस तरीके से हवाई हमले जो हैं वो ईरान द्वारा किए गए, लेकिन यहाँ पर IDF का एक बड़ा बयान कल का सामने आ रहा है कि किस तरीके से एक जवाबी कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है और हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। तो ये फिलहाल स्थिति जो है तमाम बनी हुई है, लेकिन इस बारे में और क्या कुछ खास जानकारी निकल कर आ रही है वो आपके साथ हम लगातार साझा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात, इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो घमासान मचा हुआ है और इस बीच लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो इस घमासान से निकलती हुई नजर आ रही है। एक और जो बड़ी खबर आई है वो आपके साथ साझा कर दें। दुबई के आसमान में आग के गोले जो हैं वो फिलहाल दिखाई दिए हैं। इस बात की जो पुष्टि है वो की गई है। आपको बता दें यूएई ने ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट किया है। जी हाँ, यूएई ने, अब हम पहले आपको बता रहे थे किस तरीके से IDF, लेकिन यूएई ने भी यहाँ पर जो हमले हैं उनको नाकाम किया और इसकी पुष्टि खुद यूएई रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर की है। तो दुबई के आसमान में जिस तरीके से आग के गोले दिखाई दिए हैं उसको लेकर यहाँ जो पुष्टि है वो भी होती हुई नजर आई है। खासतौर से अगर बात की जाए यूएई के
तो यहाँ पर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे थे उनको इंटरसेप्ट किया है और यूएई रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को नाकाम करने की पुष्टि भी की है। यानी कैसे अब इजराइल के बाद यूएई ने भी जो हमले हैं, हवाई हमले, उनको नाकाम किया है। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही थी कि दुबई में भी आसमान में आग के जो गोले हैं वो दिखाई दे रहे थे, इसको लेकर यूएई ने ईरान ये ना सिर्फ पुष्टि की है बल्कि बताया कि कैसे मिसाइल और ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया, यानी हमलों को नाकाम किया गया। ये यूएई रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि की गई है। जो स्थिति बनती नजर आ रही थी, लगातार पश्चिम एशिया में जो युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ हम बता रहे थे, कैसे इस बीच लगातार यहाँ अगर देखा जाए अलग अलग देश जहाँ पर जो स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में खासतौर से मिस्टर दिलीप, अगर देखा जाए, क्या माना जाए, क्या जो स्थिति है और भयावह होती हुई या बढ़ती हुई हम कह सकते हैं अब यहाँ नजर आएगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान क्योंकि आइसोलेट हो गया है ऑलरेडी अभी, और उसकी जो मारक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान की जो मिसाइल मारने की क्षमता है वो हवाई हमले से ही नष्ट कर देंगे। और अभी 1-2 दिन कुछ सिविल ठिकानों पर निश्चित रूप से ईरान हमला कर पाएगा, यूएई में या बहरीन या कुवैत वगैरह में, लेकिन इजराइल पर अभी तक नहीं मार पाया है वो, और ना ही किसी अमेरिकी जहाज को मार पाया है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ दिनों तक ये ईरान कोशिश करेगा, लेकिन 2-3 दिनों में ही ईरान की जो मारक क्षमता है वो अमेरिका पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। जनरल साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि रेजीम चेंज एक अलग मुद्दा है जिसमें कि ईरान की जनता को खड़ा होना होगा। अब ईरान जनता खड़ा होती है या नहीं होती है ये नहीं मालूम है मुझे, लेकिन अमेरिका का ये विश्वास है कि शायद ईरान की जनता खड़ी हो। यदि खड़ी होती तो रेजीम चेंज होगा, वरना ईरान जैसे इराक या अफगानिस्तान नष्ट हो गए वैसे ईरान भी नष्ट हो जाएगा और वहां के लोग उसी प्रकार उस नष्ट स्थिति में आगे जीवन व्यतीत करें। जी बिल्कुल दिलीप जी, और यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को यहाँ बताते थे किस तरीके से लगातार जो इस वक्त की तमाम खबरें आ रही हैं, जो महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही हैं। आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। जी हाँ, दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो लगातार चल रही है, किस तरीके से ऑपरेशन को सफल किया जाए। ईरान पर जारी सैन्य ऑपरेशन के बीच दोनों नेताओं ने ताज़ा हालात पर चर्चा की है, किस तरीके से फिलहाल की जो स्थितियां हैं बनी हुई हैं, और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कॉल की पुष्टि की है, यानी इस बातचीत की पुष्टि की है। दोनों ही देश जो हैं ताज़ा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बीच फोन पर फिलहाल बातचीत हुई है और इस बात की पुष्टि की गई है, क्योंकि ईरान पर जारी सैन्य ऑपरेशन के बीच जो ताज़ा हालात बने हुए हैं, किस तरीके से जो रणनीति है, क्या कुछ उसमें बदलाव करना है, क्या कुछ जो स्थिति है और यहाँ पर हम कह सकते हैं बदलती हुई नजर आएगी, इसको लेकर बातचीत हुई है। और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, यानी आगे की जो रणनीति है, जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, किस तरीके से जो रणनीति है वो क्या अब अपनानी होगी। और खासतौर से हमारे साथ रामेश्वर यादव जी जुड़े हुए हैं, आपसे समझना चाहूँगा, अब दोनों देश जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्या माना जाए, क्या जो रणनीति है उसमें किस तरह के बदलाव पर ये बातचीत होगी, या हालात जो हैं उनमें और क्या किस तरीके से एक पकड़ जो है वो बनाई जा सकती है? देखिए, अभी जिस प्रकार से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है उनकी कोशिश यही है कि जो टारगेट्स उनके हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और खासतौर पर ख्याल से वो लीडरशिप को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप, अगर टॉप कुछ जो लीडर्स हैं वो अगर एलिमिनेट हो जाते हैं, उस वक्त एक विंडो खुल जाती है रेजिम चेंज की या नया प्रशासन आने की, जिसको आसानी से वो यूएस अपने हिसाब से डाल सकता है। तो कई प्रकार की कॉन्टिजेंसीज इस प्रकार से चल रही हैं। जैसा पहले मैंने आप पहले बताया कि ये जो लड़ाई की बात थी, हम लोग की बात थी, महीने पहले से चल रही थी, तो ईरान ने सभी कॉन्टिजेंसीज को अच्छी तरह से देख लिया है और उसके लिए उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है। उनके पास अगर आप देखें, मेन जो मुद्दा यूएस का है कि इनके पास न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, मिसाइल जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनको हम समाप्त करना चाहते हैं, और रिजिम चेंज करना चाहते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो कोई नहीं ले जा सकता। उनके पास जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो उनके नॉन न्यूक्लियर साइट्स हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने वहां से उसको शिफ्ट कर दिया होगा इस वक्त। साथ के साथ उन्होंने अपने कंट्री के अंदर हर जो लड़ाई की हालत है
उसकी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग बनाई जाती है, वो उन्होंने बना ली है, जिसको वो अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए जो आम नागरिक हैं उनको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता भी जताई है। क्या कुछ कहा गया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता जताई है जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर, और खासतौर से भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर जो अपनी गहरी चिंता जताई है। ना सिर्फ परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है बल्कि सीधे तौर पर ये बात अपनी रखी है कि सभी पक्ष जो हैं वो संयम बरतें और तनाव ना बढ़ाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से विदेश मंत्रालय की अगर बात की जाए जो यहाँ पर अब जो बात सामने आई है, साथ ही कहा गया है कि नागरिकों की सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता हो, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और साथ ही विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति अपनाई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है और उसी लिहाज से ये बात भी कही गई है कि जो भारतीय मिशन नागरिकों के संपर्क में है लगातार और सतर्क रहने की सलाह उन तमाम नागरिकों को दी गई है। विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ अपनी जो बात कही है, वक्तव्य सामने आया था, अपनी चिंता जो जताई है परिस्थितियों को लेकर पश्चिमी एशिया में जो घमासान मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, ना सिर्फ विदेश मंत्रालय जो है कैसे एक जो नागरिकों की सुरक्षा है उसको यहाँ प्राथमिकता देता है, और खासतौर से एम्बेसडर दिलीप अगर देखा जाए लगातार भारत का ये कहना कि तनाव जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हमें एक बीच का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अख्तियार करना होगा। जी, अनेक देशों ने ये इस प्रकार का आह्वान किया है कि बातचीत से मामला आगे बढ़ना चाहिए। विशेषकर ओमान ने कहा, बल्कि चीन ने भी ऐसी बात कही है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने बात कही है कि बातचीत द्वारा ही इस समस्या का समाधान हो सकता है और वही बातचीत आगे जारी रहनी चाहिए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा हमें कि बातचीत विफल रही है। जेनेवा में जो बातचीत हो रही थी, जो कल परसों समाप्त हुई, उसमें कोई नतीजा निकल कर नहीं आया और उसके बाद ही आक्रमण किया इजराइल और अमेरिका ने। अभी ऐसा नहीं लगता है अमेरिका के रवैये से कि वो तुरंत बातचीत में वापस जाएगा या युद्ध विराम स्वीकार करेगा। जी, अगर ईरान एक प्रकार से विनती करता है या अपनी हार मानता है, हो सकता है तब अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो। लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि रेजीम चेंज उनका प्रमुख उद्देश्य है इस युद्ध में, तो वो तो कोई भी सरकार स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये देखकर लगता है कि अभी किसी प्रकार की बातचीत या युद्ध विराम की आशा बहुत कम है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार इसी को लेकर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बातचीत की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए और तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं और वही लगातार अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक और जो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, खासतौर से ईरान के राष्ट्रपति ने स्कूल पर हमले को बर्बर हमला बताया है। जी हाँ, जो हमला किया गया स्कूल पर उसको बर्बर हमला बताया है ईरान के राष्ट्रपति ने, और साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ खास अपडेट लगातार चल रहा है। ईरान राष्ट्रपति का कहना है कि यह हमला हमलावरों के अपराधों का एक और काला अध्याय है। ईरान के राष्ट्रपति जिन्होंने बर्बर हमला इसको बताया। आपको बता दें ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार हमले में कम से कम 63 लोगों की मौत हुई है और इसी को बर्बर हमला बताया है ईरान के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस घटना को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नागरिकों पर यह सीधा हमला है और इसी को लेकर लगातार आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं क्या कुछ खास इस वक्त चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति फिलहाल जिन्होंने स्कूल पर हमले को बर्बर बताया और जिस तरीके से नागरिकों को निशाना बनाया गया उसका जिक्र उन्होंने किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ अगर उनका कहना है कि जो हमला है ये ना सिर्फ जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है बल्कि इसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने अब सभी विश्वविद्यालय और अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ये सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है जहां पर तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वो बंद रहेंगे। साथ ही सरकारी मीडिया के अनुसार अगर आपको बता दें अगली सूचना तक देश भर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। ईरान में सभी विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया उसके बाद ये ईरान की सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए और अगली सूचना तक कहा गया है कि देश भर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। सरकारी मीडिया के माध्यम से तमाम जो जानकारी है वो यहाँ निकल कर आई है। फिलहाल और क्या कुछ खास अपडेट अभी तक आया है वो भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार आपके साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए, किस तरह के हालात, जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, और ऐसे में लगातार जो नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो अपने दर्शकों तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन खासतौर से फिलहाल जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ एम्बेसडर दिलीप, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस तरीके से अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईरान के राष्ट्रपति, जिन्होंने यहाँ ना सिर्फ बर्बर हमला इसको बताया, बल्कि बताया किस तरीके से आम नागरिकों पर इसका हमला माना जा रहा है, कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थिति तो वही है, कार्रवाई तो उनकी तरफ से भी हुई है। जी, और उनकी जो कार्रवाई हुई है वो अरब देशों के विरुद्ध हुई है, और ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक रणनीतिक गलती है, क्योंकि जहां उनका प्रयास होना चाहिए था कि अरब देश कम से कम उनके साथ रहें, वो अब उनके विरुद्ध हो गए हैं। जी, और स्थिति ये हो गई है कि नेटो के जो एलाइज हैं अमेरिका के के सारे ने अमेरिका का समर्थन किया है, ईरान की निंदा की है। यहाँ तक कि कनाडा ने भी, कनाडा के संबंध अमेरिका के साथ इस दिनों से बहुत खराब चले हैं, लेकिन कनाडा ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। ऐसे में खुलकर मुखर रूप से ईरान की अमेरिका के आक्रमण की निंदा केवल 2 देशों ने की है, एक पाकिस्तान और दूसरा रूस ने की है। जी, चीन ने भी खुलकर निंदा नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में ईरान अकेला पड़ रहा है, और ईरान की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर दिलीप, उनसे उनका जानकारी लेते हैं। अखिलेश, समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ रुख जो है वो अब खाड़ी देशों का भी निकलता हुआ यहाँ नजर आएगा? जिस तरीके से अभी एम्बेसडर दिलीप हमें बता रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती ईरान की मानी जा रही है। देखिए, अभी तत्काल 2 बड़ी खबरें आई हैं। एक तो है कि यूएस का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसने अपने सारे कॉमर्शियल जो शिप्स हैं उनको वहाँ खाड़ी देशों से अलग रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी नेवी है, जो अमेरिकी फाइटर नेवी हैं, उनसे 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर रहे वो। मतलब है कि हार्मुज का जो स्टेट है उस स्टेट से बिल्कुल बाहर रहने की बात है, और उसके अलावा जो अमेरिकन शिप्स हैं, फाइटर शिप्स, उससे भी दूर रहने की बात कही गई है। एक दूसरी बड़ी खबर है कि नेतन्याहू ने जो जर्मनी के जो चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी बात की है और उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी है। तो ये 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। उसके बाद जर्मनी की जो जॉर्डन की जो आर्मी है, जॉर्डन की आर्मी ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। एक बड़ी खबर ये है कि जॉर्डन की आर्मी ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। और दूसरा, ट्रंप, व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहा है कि ट्रंप बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को। तो निश्चित
निश्चित तौर पे यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और खास करके यूएई जो है, यूएई बड़े निशाने पे है। खबर ये भी आ रही है कि कतर में एक जो अमेरिका का रडार था, रडार सिस्टम को नष्ट किया है ईरान की मिसाइलों ने। तो निश्चित तौर पे टकराव लगातार बढ़ रहा है और इस टकराव के बीच में जो है कि कोई ऐसा देश सामने नहीं आ पा रहा है जो यह कह सके कि हाँ जी पूरी तरह ईरान के साथ है। जरूर रसिया ने कंडेम किया है इस पूरे मसले पर, रसिया ने लेकिन यह भी कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। उसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो निश्चित तौर पे ये दो देश सामने आए हैं, लेकिन इसके अलावा टर्की में जो अमेरिकन जो कुछ मौजूदगी है वहाँ पे अगर एक जो दो जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है जो इस बात को फिल्म कर रहे थे, उस बात की तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसके अलावा एक आध ऐसे देश है गल्फ में जहाँ की सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी इंटरसेप्शन, किसी भी तरीके के चीज़ों को फिल्म न किया जाए, उनको वीडियो न बनाया जाए और उन्हें प्रेषित न किया जाए, और अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी है, चाहे नागरिक हो या जर्नलिस्ट हो। तो निश्चित तौर पे सारे जो देश हैं उस इलाके के सारे देश काफ़ी सतर्क है और उनकी कोशिश ये है कि इस मसले पे जिस तरीके की तैयारी उनकी है, क्योंकि देखिए ईरान ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि अमेरिका और इजराइल का हमला हो सकता है, उस समय ईरान लगातार ये कह रहा था कि इस इलाके में जो भी अमेरिकी बेस होंगे, मिलिट्री बेस, उन मिलिट्री बेस पे हमला किया जाएगा। तो एक तरह से कहे कि अमेरिकी बेस इस बात की तैयारी कर चुके थे और ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो भी अमेरिकी बेस पे हो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कई जो है नागरिक ठिकानों पर भी क्षति पहुंच रही है। उसके अलावा अभी जो पता चला है कि इजराइल में 2 लोग मारे गए हैं ईरान के हमले से। तो वो 2 लोग हैं, कौन है, क्या है, इसकी हालांकि जानकारी नहीं दी गई है। बताया जाता है कि 2 सिविलियन मारे गए हैं इजराइल में। इजराइल की तरफ से और ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि क्या उन्हें क्षति पहुंची है। तो सारे देश जो सूचनाएं हैं उस सूचनाओं को बहुत ही कह सकते हैं कि अपने अपने तरीके से रिलीज कर रहे हैं और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है कि क्या क्या क्षति हो रही है खास करके नागरिक ठिकानों पे या सैनिक ठिकानों पे, उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आ रही है। लेकिन जो बड़ी जानकारियां आ रही हैं, बड़ी जानकारियों के मुताबिक यही है कि अभी सारे देश मिलकर बैठेंगे। अगर भारत के समय के हिसाब से कहें तो 2:30 के करीब आज रात में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी और उस सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में निश्चित तौर पे कुछ कंडेमनेशन का दौर चलेगा, कुछ ऐसी बातें होगी जिससे कि ईरान पर जो हमला हुआ है उस ईरान पे हमले का कम से कम रूस की तरफ से कंडेमनेशन होगा। लेकिन उसके अलावा जो अन्य 4 देश है, चाइना की तरफ से जो बयान आया है, चाइना की तरफ से कंडेम नहीं किया गया है, लेकिन फ्रांस हो या उसके अलावा जो अन्य देश है उन्होंने कहा है कि हम इस मसले पे ईरान के खिलाफ है, इस मसले पे अमेरिका और इजराइल के साथ है। तो एक स्थिति ऐसी है कि ईरान अभी तत्कालिक तौर पे अलग थलग पड़ा दिख रहा है और ईरान की कोशिश ये है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो सर्वोच्च नेता है खामनेई का किसी भी तरीके से बयान सामने दिलवाया जाए, क्योंकि विदेश मंत्री अराक्ची इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि खामनेई सुरक्षित है। लेकिन इस बात को वो ध्यान रख रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से उनका संदेश प्रसारित किया गया और उसका लोकेशन पता चल गया इजराइल या अमेरिकी फोर्सेज को उस माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से, तो उसके बाद खामनेई के लिए बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि खामनेई का कोई बयान अभी तक सामने नहीं है आ पा रहा है, वहां के राष्ट्रपति का भी कोई वीडियो संदेश अभी तक नहीं आ पा रहा है। मतलब यह है कि सारे इस बात के लिए चिंतित है कि अगर किसी भी तरीके का इस तरह के बयान जिसमें कि लोकेशन उनका जाहिर हो जाए तो उसका खतरा हो सकता है, उनके नेताओं पे खतरा हो सकता है। क्योंकि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इजराइल और अमेरिका के पास इस बात का इंटेलिजेंस था कि आज सुबह उनके नेता जो है, सर्वोच्च नेता और उसके अन्य तमाम कमांडर और महत्वपूर्ण नेता उनके एक बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब उस बैठक में शामिल होने के समय संभावना इस बात की है कि उसके बैठक के खत्म होने के बाद इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ, जिसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति पेजेस्कियन और खामनेई बच गए हों, लेकिन उसके कुछ कमांडरों को क्षति पहुंची हो। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन इस बात का कोई खुलासा नहीं हो रहा है कि किस किस तरीके के कमांडर मारे गए हैं। तो ईरान इस बात की पूरी एहतियात बरत रहा है कि कोई डिमोरलाइजेशन की स्थिति नहीं बने ईरान में, और ईरान की जो रणनीति है
कि आसपास के जो अमेरिकन बेस है उन अमेरिकन बेसों को निशाना बनाया जाए। मतलब ये है कि ईरान अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है कि जवाबी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बीच में अराक्ची का यह भी बयान आया है कि वो बातचीत करने को तैयार है। अब मुझे नहीं लगता या किसी को इस बात का पर विश्वास नहीं है कि अभी अमेरिका और इजराइल ईरान से बातचीत करने को तैयार होंगे, क्योंकि अभी उनकी बहस जारी है और उन्हें कुछ और करना है। क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि ईरान की पूरी जो नेवी क्षमता है उन नेवी क्षमता को भी उनको खत्म करना है, ताकि नेवी की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो। और अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अमेरिका ईरानियन नेवी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे ही उधर से कोई हमला होता है तो फिर इंटरसेप्शन होगा और उसके बाद उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि सावधानी से ईरान उन ठिकानों पर केवल हमले कर रहा है, उस हमले में कुछ नागरिक भी निश्चित तौर पर मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से रामेश्वर यादव जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई ईरान की ये रणनीति है कि किस तरीके से एक सुरक्षित हमला जो है वो किया जाए? खतरा जो है कहीं ना कहीं ईरान उसको भाप रहा है। देखिए, ईरान ने सारी कॉन्टिजेंसीज जो हैं अच्छी तरह से देख ली हैं और मेरे को नहीं लगता एयर पावर के जरिए पूरी ईरानियन जो आर्म फोर्सेस है, नेवी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डैमेज जरूर किया जा सकता है काफी हद तक, और उनकी कोशिश यही रहेगी कि इतना डैमेज किया जाए कि वहाँ की अभी गवर्नमेंट जो है वो इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि उनसे बातचीत करे, और बातचीत अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हो। और साथ ही साथ ईरान की गवर्नमेंट का इस वक्त मेरे ख्याल से मुद्दा ये है, दे वांट टू बाई टाइम, कि अभी अब बातचीत के लिए तैयार कर ले। बातचीत जब एक बार शुरू हो जाएगी, फायरिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। जैसा चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, किस तरह का जो बदलाव है वो यहाँ फिलहाल देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिति जो है कहीं ना कहीं और तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मिस्टर दिलीप और रामेश्वर यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शुक्रिया हमारे जो संवाददाता अखिलेश और चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी वो हमने आपको बताई क्या स्थिति है, और उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर भारत का जो खास तौर से जो यहाँ पर पक्ष है वो यही कि जो शांति है वो किस तरीके से हम कायम कर सकते हैं, और जो नागरिकों की सुरक्षा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।